कौन सी स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सा अन्न नहीं खाना चाहिए, किस स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं आज की कहानी तरफ। दोस्तों, एक वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हुए थे। उनमें एक कौवा था और एक कबूतर। दोनों के बीच अक्सर धर्म चर्चा होती रहती थी। कबूतर शाकाहारी पक्षी था और कौवा मांसाहारी। दोनों की बुद्धि में कहीं से कहीं तक समानता नहीं थी। वो अक्सर अपनी अपनी कहानियां सुनाकर तर्क दिया करते थे। एक दिन कबूतर ने कौवे से पूछा, दोस्त, क्या तुम जानते हो लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं, तुमसे घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है। तुम गंदा भोजन करते हो, इसलिए तुम्हारी वाणी भी कर्कश है, तुम्हारा रंग भी काला है और इसलिए तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। कौवा बोला, नहीं दोस्त, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में सब कुछ खाने के लिए ही तो होता है। तब कबूतर कहता है, दोस्त, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनना कि खान पान से मनुष्य किस तरह निंदा और नफरत का पात्र बन जाता है। तब कबूतर कौवे को एक कहानी सुनाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगरी में राजा कमल भोज राज करते थे। कमल भोज बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे, बड़े धर्मात्मा नरेश थे। एक दिन राजा कमल भोज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा कमल भोज का दरबार लगा हुआ था। उसी समय राजा के दरबार में 3 पारखी विद्वान प्रवेश करते हैं और तीनों विद्वान राजा से आकर कहते हैं कि हे महाराज, हमें आपके दरबार में नौकरी चाहिए। राजा कहने लगे, हे विद्वान, आपका मेरे दरबार में स्वागत है, परंतु मुझे ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। हम आपको अपने यहां नौकरी तो दे देंगे, पर आप किस तरीके का काम करेंगे? दोस्तों, पहला विद्वान कहने लगा कि महाराज, मैं स्थानों की परख करने में माहिर हूं। मैं किसी भी स्थान के बारे में बता सकता हूं कि वो स्थान हमारे रहने के योग्य है या नहीं है। राजा कहने लगे, ठीक है, पहले हम आपके गुण की परीक्षा लेंगे। यदि आप अपने कार्य में खरे उतरते हो, उसके बाद हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, तब तक इस हमारे अतिथि गृह में ठहरा दो, उचित समय आने पर हम इसे बुला लेंगे। मंत्री ने उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। तभी दूसरा विद्वान कहने लगा, महाराज, मैं अन्न के बारे में बता सकता हूं कि कौन सा अन्न हमारे खाने योग्य है और कौन सा नहीं, कौन सा अन्न उत्तम श्रेणी का है और कौन सा निम्न श्रेणी का। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी बड़े काम के व्यक्ति हो, तुम्हारी भी हम उसी तरह परीक्षा लेंगे। उसके बाद यदि आप अपने गुण में सफल सिद्ध होते हो तो हम आपको अपने यहाँ आजीवन नौकरी पर रख लेंगे। राजा ने उसे भी अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया। उसके बाद तीसरा विद्वान बोला, महाराज, मैं भोजन का परखी हूं। मैं भोजन को देखकर बता सकता हूं कि वो भोजन हमारे ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। दोस्तों, राजा ने सोचा कि ये विद्वान भी बड़ा काम का है। यदि ये अपने काम में सफल होता है तो हम इसे भी अपने यहां काम पर रख लेंगे। इस प्रकार से राजा ने उन तीनों विद्वानों को अपने यहां अतिथिशाला में ठहरा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और एक दिन राजा कमल भोज ने कहीं बाहर जाने का निश्चय किया। सोचा, कुछ दिन के लिए हमें घूमना चाहिए, और घूमने के लिए चलने लगे तो राजा साहब ने जो स्थान पकड़ने वाला व्यक्ति था उसे अपने साथ में ले लिया और वहां से जाने लगे। दोस्तों, चलते चलते महाराज को किसी स्थान पर शाम का वक्त हो जाता है। महाराज ने मन में विचार किया कि रात्रि में अब और आगे जाना उचित नहीं होगा, इसलिए यहीं पर शिविर लगा लिया जाए और रात यहीं पर व्यतीत करी जाए। सवेरा होगा तो आगे का प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, वो व्यक्ति बोला, महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप जहां ठहरना चाहें मैं भी आपके साथ वहीं रुक जाऊंगा। तब राजा ने देखा कि वहीं पास में एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत सुंदर झोपड़ी थी। प्राचीन समय में झोपड़ियां ही ज्यादा होती थीं। उस झोपड़ी के बाहर 4 चारपाइयां बिछी थीं। राजा ने देखा कि वहां चारपाइयां तो 4 बिछी हुई हैं, पर वहां किसी व्यक्ति का निवास मालूम नहीं पड़ रहा था। वहीं पास में ही
एक भगवान शिव का बड़ा सुंदर सा मंदिर बना हुआ था। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि ना तो मंदिर पर कोई पुजारी था और ना ही उन चारपाइयों पर बैठने वाला कोई व्यक्ति। फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, इन बातों से हमें रात तो बिताना है। राजा ने अपने उस विद्वान से कहा कि विद्वान, आज हम इसी आश्रम पर रुकेंगे, क्योंकि गांव में अगर हम किसी के पास में रुकेंगे तो हो सकता है कि किसी के पास हमारे सोने की व्यवस्था हो या ना हो। हमें अपने ही दिमाग से निर्णय करके दूसरे की परिस्थिति को भांपना चाहिए। दोस्तों, यह हम सबको सीखने वाली बात है। अगर आप अपने किसी मित्र या जान पहचान वाले या रिश्तेदार के घर जाना चाहते हो तो एक बार उसके घर की स्थिति पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बिना विचार किए अपने साथ अपनी फौज पलटन को लेकर अपने किसी परिचित के घर पहुंच जाते हैं। उसके पास जो जैसा होता है उससे वो आपका स्वागत सत्कार तो करता है, पर कई बार उसे बड़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इसलिए कहीं जाने से पहले उसके घर की स्थिति को सोच समझकर ही जाना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, हम यहां ठहर जाते हैं। दोस्तों, राजा और विद्वान उस आश्रम पर जो मंदिर था उस मंदिर पर ठहर गए। राजा और वो पारखी विद्वान अपनी अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं। जब कुछ वक्त गुजरता है तो रात में महाराज कमलभोज को एक परेशान करने वाला सपना आता है। सपने में उन्होंने देखा कि राजा कमलभोज अपनी ही माता की हत्या कर रहे हैं। ऐसा भयानक सपना देखकर राजा की नींद टूट जाती है। राजा कमलभोज चारपाई पर उठकर बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीना था, वो बड़े घबराए हुए थे और घबराए हुए स्वर में वो अपने उसी विद्वान को जगाते हैं और उससे कहते हैं, विद्वान, हमें इसी समय रात्रि में घर चलना चाहिए, हो सकता है राजमाता पर कोई बड़ा संकट हो। तो वो पारखी व्यक्ति कहने लगा, महाराज शांत हो जाएं, महाराज, हमें घर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो मैं पहले ही जानता हूं। आपने जो कुछ होने वाला स्वप्न देखा है वो इस स्थान का प्रभाव है। आपकी माता पर कोई संकट नहीं है। देखने में तो यहां भगवान शिव का मंदिर है, परंतु महाराज, इस मंदिर में रहने वाले पुजारी ने अपनी माता की हत्या कर दी थी, इसलिए आपको ऐसा सपना दिखाई दिया है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा, स्थान का प्रभाव, यह कैसे हो सकता है? तब राजा उस परखी विद्वान की बात का परीक्षण करने के लिए सुबह होते ही प्रातः काल उस गांव के व्यक्तियों को बुलाता है। उनसे महाराज कमलभोज कहने लगे कि हे गांव के लोगों, यह इतना पवित्र पावन स्थान है, परंतु यहां हमें कोई भी पुजारी, पंडित या कोई आचार्य दिखाई नहीं देता है। यहां कोई रसोई घर भी दिखाई नहीं पड़ता। जब भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है तो यहां किसी न किसी पुजारी को रहना चाहिए। राजा के पूछने पर गांव के लोगों ने बताया कि महाराज, इस मंदिर पर पहले एक पुजारी रहता था। एक दिन पुजारी ने किसी बात पर क्रोध के आवेश में अपनी माता की निर्मम तरह से हत्या कर दी थी। उसी पाप दोष के कारण ये स्थान अपवित्र हो गया है। हम इस स्थान के दर्शन करने भी नहीं आते हैं। राजा ने जब ये बात सुनी तो अपने साथ आए स्थान की परख करने वाले विद्वान को बहुत शाबाशी दी। राजा साहब कहने लगे, भाई, स्थान पर रखने वाले विद्वान, तुम वाकई में बहुत योग्य हो। अब मैं तुम्हें अपने यहां नौकरी पर रखता हूं। राजा साहब वहीं से उस विद्वान को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आते हैं। राजा ने घर आकर देखा तो उनकी माता राजमहल में कुशल पूर्वक थीं। मां को देखकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ और फिर जाकर अपने राज्य के सिंहासन पर विराजमान होता है। फिर उसने स्थान पर रखने वाले विद्वान को बुलाया और भरे दरबार में उसके बारे में राजा कहने लगा कि हे दरबारियों, यहां से जाने के बाद हम किसी स्थान पर ठहरे हुए थे और उस स्थान के बारे में इस विद्वान ने यह बताया कि इस स्थान पर कुछ समय पहले हत्या हुई थी। यह स्थान रहने के योग्य नहीं है, अपवित्र स्थान है, जबकि देखने में वहां भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ था। राजा ने अपने सभासदों से यह बात कही थी कि मैंने जब उसकी जांच की और पड़ोस के ग्रामीणों को बुलवाया तो उन्होंने बताया कि महाराज, इस मंदिर में रहने वाला पुजारी ऐसा क्रूर व्यक्ति था कि उसने अपनी माता की निर्मम हत्या कर दी थी। इसकी बात बिल्कुल सत्य निकली। तब राजा ने उसी विद्वान से पूछा, विद्वान, आपको यह कैसे पता चला कि वो स्थान रहने के योग्य नहीं था?
तो विद्वान राजा के दरबार में कहने लगा, महाराज, हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका प्रभाव उसी समय पर आरंभ हो जाता है। महाराज, आप गंगा स्नान को जाएंगे तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आप श्मशान घाट में जाएंगे तो वहां कुछ अलग विचार आएंगे। आप मंदिर पर जाएंगे तो वहां ईश्वर भक्ति के विचार आएंगे। आप किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां शराब बेची जाती हो तो उस स्थान पर आपके मन में वहां का दूषित वातावरण भर जाएगा। महाराज, अगर आप युद्ध भूमि में जाएंगे तो आपके मन में रणभूमि के विचार आएंगे। इसलिए स्थान का बड़ा महत्व होता है। हर स्थान का अलग वातावरण होता है। वहां घटने वाली घटनाएं उस जगह को अपने में समेट लेती हैं। वहां जो भी होता है, अच्छा या बुरा, उस जगह पर प्रभावी हो जाता है। वहां पहुंचकर वहां का माहौल आपके अंदर के विचारों को अपनी तरह बनाने का प्रयास करता है। जिस स्थान पर जो व्यक्ति रहता है उस पे उस स्थान का वातावरण हावी होने लगता है। इसलिए मनुष्यों को ये सलाह दी जाती है कि अपना आवास, अपना रैन बसेरा, अपना ठिकाना उसी स्थान को बनाना चाहिए जो स्थान पवित्र हो, जिसके चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा हो, जहां रहने वाले रूप धर्मात्मा और सज्जन हों, जहां किसी जीव की हिंसा ना होती हो, जहां चरित्रवान लोग रहते हों। उस जगह का पुराना इतिहास भी लोगों से मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जहां रहते हैं आप और आपके बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। यही सत्य है। इधर वो कबूतर कहता है, हे मित्र, आगे सुनो। वो पारखी विद्वान कहने लगा, महाराज, जानते हो मैंने उस जगह के बारे में किस तरह अनुमान लगाया। जैसे ही मैंने उस स्थान में प्रवेश किया तो मेरे मन में हत्याएं, अपराध कृत सामने आने लग गए। मेरे विचार बदल गए। मेरे मन में हिंसात्मक बातें आने लगीं। तो मैं समझ गया कि इस स्थान पर जरूर किसी ने किसी की हत्या की है। उस विद्वान की बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपने यहां आजीवन नौकरी दे दी। राजा ने उस स्थान पर रखने वाले की तो परीक्षा ले ली थी, परंतु अब दूसरे विद्वान की बारी थी। दोस्तों, राजा का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो राजा के लिए अन्न का भंडारण करता था। एक दिन वो 500 कुंटल गेहूं लेकर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, महाराज, मैं राज्य के लिए 500 कुंटल गेहूं लेकर आया हूं, परंतु राजन, ये अच्छे उत्तम किस्म के गेहूं हैं, इसलिए इनकी कीमत कुछ ज्यादा देनी पड़ेगी। राजा कहने लगा, ठीक है, बताइए आप कैसे गेहूं लेकर आए हैं। तो राजा ने और राजा के अन्न दरबारियों ने उस अनाज को देखा तो वास्तव में वो अन्न बड़ा ही उत्तम था, चमकदार था और काफी साफ सुथरा था। तो राजा के मंत्री कहते हैं, महाराज, बहुत अच्छा अन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम तो कहते हैं इस अन्न का कई साल तक का भंडारण कर दिया जाए, यह खराब नहीं होगा। दोस्तों, उसी समय राजा के दिमाग में विचार आया कि हमारे यहाँ अतिथि गृह में एक अतिथि ठहरा हुआ है जो अन्न को परखने का विद्वान है। क्यों ना एक बार इस अन्न को उसे भी दिखा लिया जाए, इससे उसकी भी परीक्षा हो जाएगी और हमें अन्न का भी पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, जो ज्यादा चमकदार चीज होती है वही सबसे घटिया निकलती है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अक्सर इसी तरह अपनी चमक धमक बनाकर रखते हैं ताकि वो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा सकें। दोस्तों, राजा कमल भोज ने आदेश दिया कि उस विद्वान को बुलाया जाए। तो महाराज के मंत्रियों ने उस अन्न परखने वाले को बुलाया और उससे कहा कि विद्वान, अब तुम परख कर बताओ कि ये अन्न कैसा है, ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, उस अन्न परखने वाले ने उस अन्न को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही राजा से कहने लगा, हे राजन, ये अन्न किसी चोर व्यक्ति द्वारा कमाया गया है, इसलिए यदि आप इस अन्न को लेंगे तो हमारे राज्य में, हमारी सेना में, हमारे अधिकारियों और नौकरों में चोरी की भावना जागृत हो जाएगी। राजा साहब ये सुनकर बड़े हैरान हुए और वो तुरंत उस व्यापारी से बोले, हे सौदागर, तुम इस चोरी के अन्न को कहां से लाए हो? तो सौदागर बोला, नहीं महाराज, मैं तो आपका पुराना व्यापारी हूं और आपके लिए अन्न का भंडारण हमेशा से करता आया हूं, और मैंने इस अन्न को आपके एक महान जमींदार से खरीदा है जिसके पास हजारों बीघा जमीन है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। राजा कहने लगे, उस किसान को बुलाया जाए।
तो महाराज के आदेश अनुसार 2 सैनिक जहां से सौदागर ने अन्न खरीदा था उस किसान को बुलाकर लाए और उस किसान को महाराज के दरबार में पेश किया। जब किसान महाराज के दरबार में आया तो महाराज को प्रणाम किया। राजा ने उस किसान को सामने बैठने के लिए आसन दिया और किसान के बैठ जाने के बाद राजा कहने लगा, हे किसान, ये बताओ, यह जो अन्न है जिसे आपने व्यापारी को बेचा है, यह अन्न आपने कहां से चुराया है? तो वो किसान कहने लगा, राजन, यह आप क्या कह रहे हो? मेरे पास 1000 बीघा जमीन है और मेरे पास हजारों कुंटल गेहूं पैदा हुआ है। हे राजन, ये मेरे खेत का उगाया हुआ गेहूं है, इसमें मैंने चोरी का एक दाना भी नहीं मिलाया है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, सच सच बताओ, कहीं ना कहीं आपने इसे चोरी से कमाया है। सत्य क्या है, मुझे सत्य बताइए। तो किसान कहता है कि नहीं राजन, यह तो मेरे खेत में ही पैदा हुआ अन्न है, मैंने कहीं से चोरी नहीं की है। तो राजा उस विद्वान की तरफ देखने लगा जो अन्न परखने वाला था। तो वो विद्वान कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, यह किसान झूठ बोल रहा है, यह अन्न किसी चोर ने ही कमाया है। जब यह बात उस विद्वान की सुनी तो किसान कहने लगा, हाँ महाराज, यह तुम्हारा विद्वान सही कह रहा है। जैसे कि महाराज, मेरे पास हजारों बीघा जमीन है, तो उस जमीन को मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ। एक दिन किसी राजा के यहाँ से एक बहुत बड़ा शातिर चोर फरार हो गया, उसकी जेल से छूट करके भाग गया। उस चोर ने अपना भेष बदला और वो मेरे यहाँ आया और मुझसे उसने सारी हकीकत बता दी कि मैं उस राजा के यहाँ जेल में था और राजा की जेल से भाग करके आपके यहाँ आया हूँ। आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल रोटी और कपड़े देते रहना। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा सारा काम भी करता रहूंगा, तो मैं राजी हो गया। फिर महाराज, मैंने उस चोर को अपने यहाँ रख लिया और महाराज, इस साल की जो फसल पैदा हुई है यह उसी चोर की मेहनत है। उसने खेतों में जुताई से लेकर बुआई, कटाई, सिंचाई, सारे काम उस चोर के द्वारा ही किए गए हैं। और इसलिए महाराज, आपका यह अन्न परखने वाला बड़ा विद्वान है, इसने यही तो कहा है कि अन्न चोर ने कमाया है। यह अन्न चोरी करने वाले व्यक्ति का ही कमाया हुआ है। राजन, आपके इस विद्वान की बात बिल्कुल सही है। किसान की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा, वाह, कितना बड़ा विद्वान मेरे दरबार में मौजूद है। राजा ने उस विद्वान से पूछा कि हे विद्वान, मुझे यह बताओ कि तुमने इस अन्न को हाथ में लेते ही कैसे पहचान लिया, जबकि इसकी चमक सोने के समान है। यह साफ सुथरा अन्न है, परंतु हाथ में लेते ही तुमने कैसे बता दिया कि यह चोरी का कमाया हुआ है? तो विद्वान व्यक्ति कहने लगा, राजन, जब मैंने इस अन्न को हाथ में लिया तो हाथ में लेने के बाद मेरे मन में विचार आया कि अन्न तो सोने के समान चमक रहा है। और जब मैंने यह देखा तो मेरा ध्यान महाराज आपके महल पर पड़ा जो सोने का कलश लगा हुआ है। मेरा ध्यान उस स्वर्ण कलश पर चला गया और मैं देखने लगा कि यह अन्न और स्वर्ण कलश दोनों देखने में चमक रहे हैं। परंतु हे राजन, उसी समय मेरे मन में विचार आया कि मैं इस राजा की नौकरी क्यों करूं? मैं राजा के स्वर्ण कलश को चोरी करके ले जाता हूं तो मेरी कई पीढ़ियां बैठकर आराम से भोजन कर सकती हैं, जबकि हे राजन, मैंने मेरे जीवन में किसी की चोरी नहीं की है। परंतु इस अन्न को हाथ में लेते ही मेरे मन में यह विचार आने लगा। और हे राजन, विद्वान लोग कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, अर्थात आप जैसा अन्न ग्रहण करेंगे उसी प्रकार का आपका मन हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार फिर कुछ समय बीता। राजा के दरबार में नौकरी के लिए कोई न कोई आता रहता था। एक दिन एक प्रसिद्ध रसोइया भोजन बनाने के लिए महाराज के दरबार में आया और महाराज से कहने लगा, है राजन, मुझे आपके दरबार में नौकरी चाहिए। तो राजा कहने लगे, बताओ आप क्या कर सकते हैं? तो वो रसोइया भोजन बनाने वाला कहने लगा, महाराज, मैं एक भोजन बनाने वाला हूं और आपके यहाँ भोजन बनाने का कार्य कर सकता हूं। महाराज, मैं स्वादिष्ट अच्छे से अच्छा भोजन बना सकता हूं। तो राजा कमल भोज मन में विचार करने लगे कि ठीक है, ये भोजन बनाने का काम करता है तो अच्छी बात है, इसे अपने यहाँ रख लेते हैं। परंतु राजा कमल भोज ने उस भोजन बनाने वाले से कहा कि ए भोजन बनाने वाले, पहले तुम्हें आज परीक्षा देनी होगी। आज का भोजन हम स्वयं छक कर देखेंगे। तो भोजन बनाने वाला कहने लगा, ठीक है महाराज। दोस्तों, अब तो उस रसोइया को राजा ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उससे कह दिया कि आज का भोजन हम स्वयं खा करके देखेंगे।
आप जाइए भोजन बनाइए। दोस्तों, उस दिन रसोइया ने पूरा कौशल लगाकर भोजन बनाया। पूरे होशो हवास में जितना हो सकता था, जितना अच्छे से अच्छा भोजन बना सकता था, उतना स्वादिष्ट भोजन बनाया। और जब भोजन तैयार हो गया तो महाराज कमल भोज को उस रसोइया ने बुलवाया कि महाराज, हमने जो भोजन बनाया है उसे आप देख सकते हैं कि कैसा भोजन है। दोस्तों, राजा अपने मंत्रियों के साथ और उस भोजन को परखने वाले के साथ अपने रसोई घर में गया। राजा ने जब भोजन को खा करके देखा तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा भोजन बना था। उन मंत्रियों ने भोजन को खाया तो मंत्री कहने लगे कि महाराज, हमने बहुत भोजन बनाने वाले देखे हैं, परंतु ऐसा कुशल भोजन बनाने वाला हमारे राज्य में पहली बार आया है। हे महाराज, इसको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। तभी वो जो भोजन परखने वाला विद्वान था, राजा ने उससे कहा कि हे भोजन परखने वाले, आप बताएं, यह भोजन बनाने वाला और यह बना हुआ भोजन कैसा है। उसी समय वो राजा का विद्वान महाराज कमल भोज से कहने लगा कि हे राजन, यदि आप इस भोजन बनाने वाले को अपने दरबार में रखोगे तो इसके हाथ का बना हुआ भोजन खाकर हमारे राज्य के अधिकारी, कर्मचारी सब लुटेरे हो जाएंगे। उनमें लूटपाट की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। विद्वान की यह बात सुनकर राजा कहने लगा कि तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा, हाँ महाराज, आप इस रसोइये से पूछिए, यह अवश्य ही कोई लुटेरा है जो भोजन बनाने का काम करता है। यह कोई लुटेरा व्यक्ति है और यह भोजन बनाने के बहाने हमारे यहाँ से कुछ लूटपाट करना चाहता है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उस रसोइये को अपने दरबार में बुलाया और उस रसोइये से महाराज कहने लगे कि हे रसोइया, तुम भोजन बनाने में तो कुशल हो, तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हारे भोजन में बड़ा स्वाद है, परंतु ये बताओ कि वास्तव में तुम पहले से रसोई का काम करते थे या फिर कुछ और करते थे। सच सच बताना, अन्यथा तुम जानते ही हो झूठ बोलने का परिणाम क्या हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। जब राजा ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा तो रसोइया घबरा गया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करना, रसोई बनाना ये मेरा कोई पुश्तैनी काम नहीं है। शुरू से अब तक मैं लोगों के यहाँ डकैती डालता था। न जाने मैंने अब तक कितने लोगों मारा है, न जाने कितने लोगों के यहाँ डकैतियां डाली हैं और न जाने कितने राजाओं ने मेरी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, लेकिन मैं किसी के हाथ नहीं आया। जब मैं एक प्रसिद्ध लुटेरा बन गया तो लोग मुझसे डरने लगे। फिर मेरे मन में एक दिन विचार आया कि मुझे भोजन बनाने की कला बहुत अच्छी आती है, क्यों ना मैं किसी राजा के यहाँ रसोइये का काम करूं। और यदि मैं रसोइये का काम करूंगा और राजा के यहाँ रहूंगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं रसोइया हूं या लुटेरा हूं। मैं आसानी से अपना काम कर सकता हूं, परंतु अब मैं डकैती का कार्य नहीं करता हूं। रसोइये की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत सबके सामने उस भोजन परखने वाले को सम्मानित किया और आजीवन अपने यहां रख लिया। राजा कहने लगा कि हे भोजन परखने वाले, मुझे यह बताओ कि तुमने इतनी कुशलता से कैसे जान लिया कि यह जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला है इसका भोजन सही नहीं है। तो वो कहने लगा, हे महाराज, हमारे वेद पुराण, वेद शास्त्रों में भोजन के नियम लिखे हुए हैं। हे राजन, जब मैंने इसका भोजन ग्रहण करने की सोची तो उसी समय मेरे दिमाग में लूटपाट के प्रश्न आने लगे। मैं सोचने लगा कि महाराज के गले में स्वर्ण हार है। मुझे आपका हार दिखाई दे रहा था और मैं सोचने लगा कि यदि राजा के गले में से मैं इस हार को छीन लूं तो मेरा जीवन आनंद से कट जाएगा। इसलिए हे महाराज, यदि रसोइया को आपने रखा तो आपके राज्य का संचालन खराब हो जाएगा। आपके अधिकारी, आपकी सेना के जवान लुटेरे हो जाएंगे। कहते हैं मनुष्य को प्रथम होता है खान पान। यदि उसके अंदर शुद्ध और पवित्र बुद्धि से बनाया हुआ भोजन जाता है तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध और पवित्र रहती है। दूषित भोजन या दुष्ट बुद्धि से बनाया हुआ भोजन खाने वाले की बुद्धि भी दूषित कर देता है। सात्विक भोजन सात्विक विचार बनाता है। तासी भोजन आपके दिमाग में क्रोध भरता है। इसलिए मनुष्य को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई में जो नारियां भोजन बनाती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय उनका दिमाग शांत हो, किसी तरह की क्रोध की भावना मन में ना हो, ना किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना हो। यदि वो क्रोध युक्त बुद्धि से ईर्ष्या
द्वेष की भावना लेकर भोजन बनाती है, तो खाने वाले के अंदर भी वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही द्वेष चला जाता है। जब कोई स्त्री क्रोध में भोजन बनाती है तो उस भोजन को ना करें। चोरी का भाव मन में है, किसी को मारने का भाव मन में है, किसी को लूटने की बात मन में चल रही है, किसी को धोखा देने की बात मन में चल रही है और उसे उस समय भोजन बनाना पड़ रहा है, तो वो भोजन उसके विचारों से दूषित हो रहा है। खाने वाले पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य को ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, उत्तम स्थान पर रहना चाहिए। आपने देखा है कि जब भी हम कहीं नए मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें रहने से पहले हम उसका गृह प्रवेश कराते हैं, वेद मंत्रों से उसे पवित्र करते हैं, वहां की नकारात्मक शक्ति को बांध देते हैं, रक्षा विधान करते हैं, तब उस घर में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपवित्र स्थान पर रहता है तो उसके घर में गृह क्लेश, बीमारियां बढ़ जाती हैं और तो और उस घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। रोग शोक उसे घेरे रहते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए सदैव रहने के लिए अच्छे स्थान का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, उत्तम अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन में वही अन्न शामिल करना चाहिए जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया है। अन्न से बुद्धि का निर्माण होता है। अगर दूषित अन्न खाओगे तो बुद्धि भी दूषित हो जाएगी और जैसी बुद्धि होगी वैसा ही कर्म करोगे। यदि आप लूट का अन्न खाओगे तो आपका दिमाग लूट मचा देगा। अगर आप चोरी का खाओगे तो आपकी बुद्धि चोरी करने में लगेगी। इसलिए वही खाना चाहिए जिसमें ईमानदारी हो। नंबर 3, अगर तुमने भोजन किसी गलत व्यक्ति के द्वारा तैयार किया हुआ खा लिया तो उसके अवगुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कहते हैं भोजन के भी कई नियम होते हैं। पापी के हाथ का अन्न खाओगे तो पाप का कुछ अंश आपके ऊपर भी आ जाएगा। किसी हिंसक व्यक्ति के हाथ का भोजन खाओगे तो आपकी बुद्धि भी हिंसक बन जाएगी। इसीलिए भोजन में सावधानी बरतें और अपने जीवन को खुशहाल रखें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अपनी राय इस वीडियो के बारे में बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई कहानी, नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।